कासिम सर, बहुत स्वागत आपका दिल्ली में। सर कब आया? मैं दिल्ली आज 3 दिन हो गए मुझे। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि पहली बार आपसे मुलाकात मेरी नहीं हो पाई नोएडा में रह के। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा मसरूफियत थी, उससे आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। तो दिल्ली में क्या अभी देख रहे हैं आप? लगातार ग्राउंड पे मैं देख रहा हूँ, घूम रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? देखिए, दिल्ली के चुनाव में एक चीज़ जो नज़र आ रही है कि पहली बार आप देख रहे हैं कि केजरीवाल को लड़ना पड़ रहा है। एक बात, भारतीय जनता पार्टी अपने सारे दंड करने के बावजूद उसको लग रहा था कि कांग्रेस अलग लड़ रही है, बसपा अलग लड़ रही है, कुछ सीटों पे ओवैसी भी लड़ रहे हैं तो आसानी हो जाएगी। लेकिन कुछ किस्मत भारतीय जनता पार्टी का भी साथ देती हुई दिखाई नहीं दे रही। कांग्रेस, राहुल गांधी जिस तरह से अटैकिंग है, केजरीवाल की टीम ने बड़ी कोशिश की कि उसको इधर उधर किया जाए कि कांग्रेस नहीं लड़ रही है, कांग्रेस मजाक कर रही है। लेकिन जिस तरह से यमुना पहुंच गए केजरीवाल और उसके बाद तमाम मुद्दों पे घेर लिया, डरने वाला बता दिया, तो कांग्रेस भी लड़ती हुई दिखाई दे रही। मतदाता बड़े मंजस में है कमर भाई। अभी तक मतदाता जो है वो कमिटेड जो है, कोर है, वो तो बात जाने दीजिए। यानी कोई दावा नहीं कर सकता कि हमारा वोटर हमारे पास रहेगा, ऐसा? हाँ, कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ वोटर बोलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ें बड़ी अजीब हुई हैं दिल्ली चुनाव में। एक बहुत बड़ी चीज़ मैंने नोटिस की है, किसी ने गठबंधन नहीं किया, चाहे ओवैसी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी ओवैसी हो या एएसटी हो। गठबंधन से कोई नहीं जा रहा, सब अपने अपने मूल को तलाश रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी अपने पुराने 14% की तलाश में है, कांग्रेस अपने सरकार की तलाश में है, या कांग्रेस जो समर्थन दे के अरविंद केजरीवाल को फंस गई थी, इतना बुरी तरह से पीछे आ गई है, वो अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए तलाश में है। ओवैसी मुस्लिम्स को दंगा, मरकज़, शहज़ाद इमाम, उमर क्या कहते हैं तो खालिद उमर, इनके मुद्दों पे घेर रही है। मुसलमानों को केजरीवाल से दूर भेजना चाहती है। बड़ा अजीब हो रहा है चुनाव। एक सवाल आ रहा है कि भाई बसपा का एक दौर था कि जहाँ पर 14% वोट शेयर था, ऐसा क्या हुआ कि वो वोट शेयर एकदम से शून्य की तरफ जाता हुआ दिख रहा है? उसकी 2 वजह थी। पहली वजह तो ये थी कि जब बसपा को 14% मिला, तब देश में, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार, जहाँ आप खड़े हैं, ये उत्तर प्रदेश से मिलना हुआ लोनी से मिला हुआ हिस्सा है। लोनी में भी बसपा का विधायक था, यहाँ से भी बहुजन समाज पार्टी जीत गई। और उसी तरह से दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में बहुजन समाज पार्टी, उत्तर प्रदेश की धमक का उसको दिल्ली में फ़ायदा मिला। उसके बाद आ गया अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने एक तरफ से सबका सुपड़ा साफ किया, सबका वोट खा गए, दलित ले गए, झुग्गियों के लोग ले गए, वोटर्स ले गए, मुसलमान ले गए, और उसका नुकसान बहुजन समाज पार्टी को, उससे संभल नहीं पाई बसपा। इस बार बहुजन समाज पार्टी ने 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार दिए, इसे कैसे देख रहे हैं आप? क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से नहीं हो पाया प्रत्याशी, और एक सीट पे बताते हैं पर्चा खारिज हो गया। तो बहुजन समाज पार्टी के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो मैं देख रहा हूँ, वो प्लस पॉइंट ये है कि बसपा का काडर लड़ रहा है चुनाव। उस पर ये इल्ज़ाम नहीं लगा है कि किताबों का बोझ बढ़ गया। और इस वजह से आप यहाँ पे भी खड़े हैं तो आप देखिए कि पूरा चुनाव वर्कर लड़ा रहा है, झंडा वर्कर बनवा रहा है, पोस्टर वर्कर लगा रहा है, गली गली वर्कर जा रहा है। और जब अपने बीच का कोई लड़ता है तो कार्यकर्ता मेहनत करता है। आकाश जी की सक्रियता को कैसे देख रहे हैं? चौथी रैली है उनकी। देखिए, आकाश आनंद ने जिस तरह से सक्रिय होकर दिल्ली में प्रचार किया है, वो ही दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी को चर्चा में बना पाया है। वरना बहुजन समाज पार्टी लड़ती ज़रूर, लेकिन चर्चा में ना होती। हमने आपने देखा कि आकाश का जो मुद्दे पे खींचने वाला भाषण था, शीश महल, रंग महल, इस तरह की बातें हो रही थी। आकाश के भाषणों ने दिल्ली के चुनाव को मुद्दों की तरफ पलटाया। आकाश आनंद ने अरविंद केजरीवाल के उन वादों की पोल खोली जो विकास का वादा था, बजबजाती नालियाँ, उसके आपने भी तमाम खबरें इस पर की, जिसको कोई देख नहीं रहा था, जिस पर बात नहीं हो रही थी। तो ये क्रेडिट गोज़ टू आकाश, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आकाश के आने से युवाओं में एक जोश आया। वो युवा जो मायावती के निष्क्रिय होने से बिल्कुल उदास हो गया था, कोई चंद्रशेखर की तरफ देखने लगा था, कोई आम आदमी पार्टी की तरफ देखने लगा था, उसे आकाश आनंद ने एक सहारा दिया। और आकाश आनंद की वजह से उसने बसपा के एक तरफ एक बार फिर बसपा को पकड़ लिया। आपने चंद्रशेखर की बात की, उन्होंने कुछ सिलेक्टिव सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, 15 सीटों पर, तो ऐसी सीटें खास तौर से, उसको आप बदल के भी कह सकते हैं, उन सिलेक्टिव सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे जहां बहुजन समाज पार्टी मजबूत थी। जहां पर अरविंद केजरीवाल मजबूत थे,
वहाँ नहीं उतारे। उन्होंने इस बात को कहा भी कि हमने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी उम्मीदवार नहीं उतारा, क्योंकि हम चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जीतें। तो ये दोनों अंतर साफ दिखाई देता है। सिलेक्टिव तो हैं सीटें, लेकिन सीटें वो हैं। लेकिन आरोप तो लग रहा है कि बीजेपी की मदद करते हैं। तो देखिए, अब जो भी पार्टियां लड़ती हैं उसको कहीं ना कहीं बीजेपी की बी टीम कह दिया जाता है। लेकिन इधर हमने मिल्कीपुर में देखा, अंतिम समय में चंद्रशेखर ने अपना कोरी कैंडिडेट बदल के समाजवादी पार्टी से बगावत करने वाले पासी को कैंडिडेट किया। शक की सुई बढ़ गई। उसके बाद हमने हरियाणा में देखा कि जिस तरह से हरियाणा में जाके उन्होंने चुनाव लड़ा, उनकी तरफ शक बढ़ाता है। अच्छा। दिल्ली में भी आपने जो बताया, अगर आप दिल्ली में भी देखें तो दिल्ली में भी उनका जो रोल है उसे अभी फिलहाल मैं संदिग्ध मान सकता हूँ। अच्छा, संदिग्ध माना है। मिल्कीपुर को भी संदिग्ध मानेंगे आप? वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला दिखा नहीं, मिल्कीपुर चूँकि मेरा क्षेत्र है, मेरा घर है, जी, बताइए। मैं कह सकता हूँ कि मिल्कीपुर में अगर कोरी कैंडिडेट लड़ता तो इस बार बसपा लड़ नहीं रही थी। चंद्रशेखर के लिए वहाँ मौका था। कोरी कैंडिडेट लड़ने पर वहाँ पर 52-54 हज़ार वोट बसपा पा चुकी थी। तीसरी सबसे मजबूत जात है वहाँ पे कोरी को टिकट न देना, उन्होंने अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी या भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए उन्होंने ये खुदकुशी की। अच्छा, ये तो वो बेहतर बता सकते हैं। बीजेपी को मदद कर रहे हो मिल्कीपुर में? बिल्कुल, मिल्कीपुर में तो साफ सा है, क्योंकि कोरी कैंडिडेट बदल के पासी कैंडिडेट देना और कोरी को एकदम आज़ाद छोड़ देना, ये शक नहीं कि बिल्कुल यकीन बनाता है लोगों को कि वहाँ कोई ना कोई डील हुई है। लेकिन उनका झुकाव तो अखिलेश की तरफ है। कहाँ, अब तो अखिलेश यादव के खिलाफ आप बातें कर रहे हैं। और अखिलेश यादव को मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने आपसे भी कहा है कि चंद्रशेखर सब बसपा के लिए नुकसानदेह नहीं है। चंद्रशेखर अखिलेश के लिए नुकसानदेह, कल भी कहा था। अब अमीर आलम और नवाजिश के शामिल होने के बाद उस बात को बल मिलता है। बिजनौर में अखिलेश और राहुल की जोड़ी को वोट न मिलना, चंद्रशेखर को मुस्लिम वोट मिलना, ये दलील है कि चंद्रशेखर नुकसानदेह सभा के लिए है। अच्छा, राहुल जी में एक बड़ा बदलाव, कांशी राम जी की बहन से मुलाकात, फोटो आई। अब वो बाबू जगदेव प्रसाद जी के कोट को लिख रहे हैं, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा। ये बदलाव कैसे देख रहे हैं आप बहुजन की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं राहुल? देखिए, अभी आपने राहुल गांधी का वो बयान जरूर देखा होगा जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस ने 90 के दशक में दलितों पिछड़ों के साथ वो नहीं किया जो उनके साथ होना चाहिए था। और अब उससे पहले मनुस्मृति पे राहुल गांधी का बयान, और अब 100 में 90 पिछड़े हैं, 90 भाग हमारा है, ये कहना ये बताता है कि राहुल गांधी काशी राम की 85-15 की राजनीति की तरफ जा रहे हैं। ये अचानक चेंजेस आप कैसे देख रहे हैं? क्या हुआ आखिर अचानक राहुल? देखिए, वोट जो है वो राहुल की ये विचारधारा कांग्रेस की उस विचारधारा को बदल देगी अब? देखिए, वो जो कांग्रेस की विचारधारा थी वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। इस वक्त दोनों की विचारधारा एक है। सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने वही किया था जो आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। राहुल गांधी को इस बात का एहसास हुआ कि अगर जब हमने जनगणना की बात की तो हमको देश में सीटें इतनी मिली कि हम विपक्षी नेता हो सके, तो वो उसी तरफ जाना चाहते हैं। राहुल गांधी के लिए वो पिच ज़्यादा मुफीद है बनिस्बत इस पिच के जिसे हिंदुत्व पिच की पिच कहा जाता है। कहा जा रहा है कि उन्हें बहुजन नेता ट्रेनिंग दे रहे हैं, चाहे राजेंद्र पाल गौतम जी हों, चाहे प्रोफेसर रतन लाल जी हों, ऐसे लोग उनके साथ हैं, इसलिए बदलाव आगे से कहा जा रहा है। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि रतनलाल या इन लोग दे रहे हो। मुझे जो लगता है, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की टीम में आप जेएनयू के लोग देखेंगे, वो चाहे शहनवाज हों, चाहे संदीप हों, चाहे अनिल यादव हों, चाहे धीरज गुर्जर हों, ये तमाम लोग जो हैं जेन्युइट हैं और ये लेफ्ट की विचारधारा से आते हैं। 27 का चुनाव बड़ा दिलचस्प लग रहा है, अभी से दिख रहा है। आपको कैसा दिख रहा है 27 का आने वाला चुनाव? क्या वीडियो को सेव करके रखिएगा कि 27 में उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस अलग लड़ेगी। सपा आम आदमी पार्टी के साथ लड़ेगी। कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का बहुत बड़ा साथ ऐसा हो सकता है जिसकी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बहुत बड़ा इशारा कर रहे हैं आप। अब इसको आप इशारा समझिए या मेरी राजनीतिक जो मेरा अपना कौशल है जो मैंने 40 साल में किया है, तो उसका कैलकुलेशन समझिए, या मेरी जो बसपा से लेकर कांग्रेस तक तमाम नेताओं से मेरी नज़दीकी है। ऐसा इसलिए होगा कि दलित मुस्लिम एक साथ एकजुट हो जाए, जैसे 2024 में हुए थे। देखिए, मुसलमान समाजवादी पार्टी से नाराज़ भी है, बेचैन भी है। वो सपा को छोड़ना चाहता है, लेकिन सपा को छोड़ के कांग्रेस के साथ तभी जाएगा जब कांग्रेस के पास उसे कोई वोट दिखाई देगा, और कांग्रेस के पास वोट तभी आएगा जब कांग्रेस जैसे अपने नारे लगा रही है उसी तरह की विचारधारा की पार्टी के साथ होगी। दिल्ली में यूपी में 2 लड़के थे। अखिलेश जी ने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का रुख किया, राहुल की जनसभा छोड़ी, वो प्रियंका जी के साथ नहीं है, ऐसे में एक नाराजगी है कांग्रेस में भी इसको लेकर, अखिलेश को लेकर। नहीं, मुझे कांग्रेस के एक बड़े नेता से मेरी बात हुई, कमल,
आप जानते हैं मेरे संबंध सभी से हैं। जी, जी। उन्होंने ये बात कही कि दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी आती है तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे, और अगर आम आदमी पार्टी हारती है, नहीं आती है, तो कांग्रेस अखिलेश का साथ छोड़ देगी। मतलब हारने जीतने पे ये भविष्य संबंध की ये बिल्कुल तय है कि उत्तर प्रदेश में जीत गई आम आदमी पार्टी तो अखिलेश उसको 50 सीटें दे देंगे, और अगर हार गई में कुछ स्थायी नहीं होता। बहन जी ने बार बार कहा है कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। क्या समीकरण 27 तक कुछ देखते हैं आप? भविष्य कुछ दिख रहा है आपको? उनके इधर के ट्वीट और प्रेस विज्ञप्तियां अगर आप देखिए तो वो राहुल गांधी के धन्ना सेठों की बात बहुत कर रही हैं। अब उनके ट्वीट में धन्ना सेठ शब्द बहुत आ रहा है, और ये धन्ना सेठ शब्द जो है वो कांग्रेस से आता है। और राहुल गांधी के पास 85-15 आने लगा है, 80 भाग हमारा है, 90 भाग हमारा है। तो ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं किसी तरफ इशारा कर रही हैं। लेकिन पहल तो करनी पड़ेगी। अगर राहुल बहन जी के साथ जाएं या कुछ ऐसी बात करें, पहल करें तो कैसा रहेगा? अरे भाई, हम दोनों लोग यहीं मौजूद थे, इसी जगह पर आकाश आनंद ने ये कहा था कि नीले झंडे के नीचे आ जाएं राहुल गांधी। अच्छा, तो ये उनके बयान, उनके ट्वीट ये बता रहे हैं कि नीले झंडे की तरफ जाने दो। दरवाजे दोनों तरफ से खुले हुए हैं। देखिए, राजनीति में कोई ना अस्थायी दोस्त होता है ना अस्थायी दुश्मन होता है, और कांग्रेस के साथ काशीराम के समय में बसपा लड़ चुकी है उत्तर प्रदेश में चुनाव। तो मुझे लगता है कि ये, और बड़ा दुश्मन जो होता है, स्थितियां बहुत वैसी बन बड़े दुश्मन, देखिए बीएसपी के साथ भी एक प्रॉब्लम यह है कि बसपा के राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे पर खतरा मंडरा रहा है। अब उसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पंजाब 4 राज्य बचते हैं दिल्ली के बाद, जहां पर अपना वोट शेयर भी बढ़ाना है, अपना खाता भी खोलना है, सीटें बढ़ानी है, जिससे उसके राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बच सके। और वो कब होगा ये आप भी बेहतर जानते हैं, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। एक आखिरी सवाल, दिल्ली में क्या देख रहे हैं? 8 फरवरी को मतगणना होगी, 5 को चुनाव है, बसपा का भविष्य क्या देख रहे हैं अभी फिलहाल आप? देखिए, बहुजन समाज पार्टी को मैं 2020 से कम 4 से 5 गुना बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। अब वो सीटों की शक्ल में तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वोट प्रतिशत के हिसाब से बहुजन समाज पार्टी 2020 से आपको 4 से 5% मतलब 500% बढ़ती हुई दिखाई देगी। शुक्रिया सर।